आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और यहां चर्चा काशी में नागा साधुओं के शौर्य कौशल प्रदर्शन की भी है। प्रयागराज महाकुंभ में स्नान के दौरान जलयोग करते बीजेपी विधायक का वीडियो वायरल हो गया है। विधायक रत्नाकर मिश्रा जल पर पद्मासन की मुद्रा में गंगा की आराधना करते और तैरते दिखाई दे रहे हैं। रत्नाकर मिश्रा का कहना है कि ये भगवान द्वारा दिया गया वरदान है। जैसे चारपाई पर सोता हूँ वैसे ही जल पर भी पद्मासन की मुद्रा पर सो सकता हूँ। ये मैं घंटों कर सकता हूँ। प्रयागराज महाकुंभ के साथ महादेव की नगरी काशी में भी श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। ड्रोन तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं। इसे महाकुंभ का पलट प्रवाह कहा जा रहा है। दरअसल बड़ी संख्या में महाकुंभ से लौट रहे श्रद्धालु गंगा स्नान और पूजा अर्चना के लिए वाराणसी पहुंच रहे हैं। हर दिन काशी विश्वनाथ मंदिर में 5 से 7 लाख लोग दर्शन कर रहे हैं। माना जा रहा है कि ये भीड़ महाशिवरात्रि तक बनी रहेगी और आने वाले दिनों में इसमें इजाफा भी हो सकता है। प्रयागराज महाकुंभ में करीब 2 महीने बिताने और सभी बड़े स्नान कर लेने के बाद अब शिवरात्रि के स्नान के लिए कई अखाड़ों के नागा साधुओं ने काशी में गंगा किनारे डेरा डाल दिया है। महाशिवरात्रि तक ज्यादातर नागा साधु काशी में ही धूनी लगाकर जप तप में लीन रहेंगे। काशी वास के दौरान नागा साधुओं ने पेशवाई निकाली और अपने शौर्य कौशल का भी प्रदर्शन किया। ज्यादातर नागा साधु शिवरात्रि के बाद अपने डेरे पर पहुंचकर होली मनाएंगे और फिर एकांतवास में तपस्या करने चले जाएंगे। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में गाजेबाजी और जगमग रोशनी के बीच हाथियों की भव्य परेड निकाली गई। मौका 2 दिन के बौद्ध उत्सव का था। सजे धजे हाथियों की शानदार शोभा यात्रा के दौरान पारंपरिक नृत्य संगीत का भी प्रदर्शन किया गया। देश विदेश के हजारों सैलानी और बड़ी संख्या में आम लोगों ने परेड का आनंद लिया। का सफर सुहाना हो इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा के आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती। और आज की एक खबर लखनऊ के एक मैरिज हॉल में एक तेंदुए के घुस जाने पर मचे हड़कंप से जुड़ी है। यूपी की राजधानी लखनऊ में एक शादी समारोह के बीच एक तेंदुए के घुस जाने की खबर से लोग दहशत में आ गए। मैरिज लॉन में हो रही शादी में शरीक हुए मेहमान इस तेंदुए को देखकर जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। हालांकि खबर मिलते ही पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई और कड़ी मशक्कत के बाद तेंदुए को पकड़ा जा सका। ऐसे में जरूरी है कि जंगली जानवरों के रिहायशी इलाकों में घुसपैठ को लेकर खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। कि दुल्हन को बाहर निकालो। फायर करिए, गोली लग गई। ये खड़ा, फायर करिए। हाँ, वो पंजा मार दिया। ये किसी एक्शन फिल्म का सीन नहीं बल्कि यूपी की राजधानी लखनऊ के एक मैरिज हॉल में एक तेंदुए के घुस जाने से मची अफरा तफरी है। दरअसल कुछ समय पहले तक शहनाई का स्वर बिखर रहा था। मैरिज हॉल में लोग शादी की खुशियां मना रहे थे, लेकिन देखते ही देखते ये खुशियां डर में तब्दील हो गई। लखनऊ में पारा के बुद्धेश्वरी रिंग रोड पर बने MM लॉन में एक शादी चल रही थी। इस दौरान वहां पर एक तेंदुआ घुस आया। ये जानकारी मिलते ही शादी में आए सभी मेहमान डर गए। जब मामले की सूचना पुलिस और वन विभाग को दी गई तो उन्होंने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभालने की कोशिश की, लेकिन लेपर्ड जैसे खतरनाक जानवर से निपटना कोई आसान काम तो है नहीं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जिसमें एक तेंदुआ उस समय मैरिज हॉल में पहुंच गया जहां पर शादी चल रही थी। ऐसे में पूरा आनन फानन से सभी लोग घबरा गए।
घबराहट से उस तेंदुए को देखने के बाद या एक युवक ने छत से छलांग लगा दी, जो गंभीर रूप से घायल हो गया और उसको अस्पताल में एडमिट कराना पड़ा। मौके पर जब किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो पुलिस और वन विभाग की टीम को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम और पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन उस तेंदुए का शुरू किया और तकरीबन 4 से 5 घंटे चलने के बाद उस तेंदुए को रेस्क्यू किया गया। हालात ये थे क्योंकि ये मैरिज लॉन था और वहां पर शादी हो रही थी, दूल्हा दुल्हन मौजूद थे। मंजर ये था कि दूल्हा किसी और कमरे में और दुल्हन किसी और कमरे में बंद हो गई थी। अब ऐसे में बाराती और घराती बार बार ये अपील कर रहे थे कि दुल्हन को बचा कर निकाला जाए, वरना तेंदुआ अटैक कर देगा। मौके पर पहुंचे पुलिस और वन विभाग की टीम एहतियात के साथ मैरिज हॉल में दाखिल हुई। इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि कुल 6 जवान सीढ़ियों के रास्ते ऊपर गए, जहां तेंदुआ छिपा हुआ था। लेकिन सामने बड़ी चुनौती ये थी कि इन्हें तेंदुए को तो काबू में करना है, लेकिन उसके हमले से खुद को बचाना भी है। आधी रात को चले तेंदुए के रेस्क्यू में कई जानलेवा मोड़ आए। सामने आए वीडियो में जैसे ही पुलिस और वन विभाग की टीम सीढ़ियों पर तेंदुए को स्पॉट करते हुए आगे बढ़ी तो तेंदुआ सामने आकर उनको खदेड़ता दिखा। इसी दौरान तेंदुए ने पुलिसकर्मी के हाथ से राइफल खींच ली और उसी वक्त बचाव में दूसरे जवान ने पीछे से फायर कर दिया। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि तेंदुआ कितना आक्रामक है। उसके वार से पुलिस वाले की बंदूक नीचे गई और पुलिसकर्मियों को बचाव में पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। एक बार फिर देखिए कैसे तेंदुआ खुद को बचाने की कोशिश में पुलिस और वन विभाग की टीम पर झपट पड़ता है। तेंदुए की धरपकड़ में जुटी टीम का अंदेशा बिल्कुल सही निकला। तेंदुआ बेहद आक्रामक है और इसे काबू में करना आसान नहीं। पूरे मामले पर 4 से 5 घंटे जिस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चला, उसमें कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिली जब वह तेंदुआ पकड़ गया। लेकिन वहां के लोगों ने लापरवाही का आरोप प्रशासन पर लगाया और कहा कि जिस तरीके से तेंदुआ आया और उसके बाद तकरीबन 4 से 5 घंटे लग गए, हालांकि शादी नहीं हो सकी और अगले दिन कुछ रस्म के साथ में ही शादी की जा सकी। लेकिन जिस तरीके से रिहायशी इलाके में और एक शादी के बीच में तेंदुआ पहुंच गया, ऐसे में आसपास के इलाके में दहशत का माहौल है। लोग अब घरों से निकलना भी थोड़ा कम कर रहे हैं, क्योंकि तेंदुए की दहशत इस कदर है कि लोग काफी परेशान हो गए हैं। हालांकि टीम ने बिना डरे हुए एक बार फिर कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वो कदम आगे बढ़ाती, गुस्से से तमतमाया तेंदुआ दौड़कर आया और जवानों पर एक और हमला कर दिया। इस बार तेंदुए ने एक जवान के हाथों को जख्मी कर दिया। ऑपरेशन के दौरान तेंदुए ने हमला कर दिया और दरोगा मुकद्दर अली घायल हो गए। इसके तुरंत बाद वहां से सभी पुलिस वाले भाग खड़े हुए। हालांकि इस वीडियो में एक शख्स कहता सुनाई दिया कि तेंदुए को गोली लग गई। फायर करिए, गोली लग गई, ये खड़ा। आनन फानन में तेंदुए को पकड़ने गई टीम ने मैरिज हॉल का शटर बंद कर दिया ताकि सभी लोग महफूज रहें और ये तेंदुआ वहां से बाहर न निकल सके। हालांकि कड़ी मुशक्कत के बाद वन विभाग को अपने मिशन में कामयाबी मिली और उन्होंने तेंदुए को पकड़ लिया। ये तकरीबन 4.5 घंटे बाद रेस्क्यू किया जा चुका है। ये कौन सा गेस्ट हाउस था? ये MM लॉन गेस्ट हाउस था, जो यहाँ पर सूचना मिली थी और जिसमें SDO मोहनलालगंज चंदन और जो 3 डॉक्टर्स थे, इनके द्वारा तुरंत आया गया। RO मलियाबाद सतीश और RO लाइटी द्वारा भी यहाँ पर काम करवाया गया। हाँ सर, यहाँ पर जो घायल होने की जो जानकारी आ रही थी, कितने लोग घायल हुए थे? जिसमें वनकर्मी की बात की जाए तो वनकर्मी भी घायल हुए हैं। 2 से 3 लोगों की सूचना आ रही थी जहाँ पर इसने अटैक किया था और एक वन कर्मचारी भी हमारा घायल हो गया था, परंतु उसको हम लोगों ने ट्रीटमेंट दिलवा दिया है। अभी हम लोगों ने जो हॉस्पिटल था यहाँ नजदीकी, वहाँ से जांच करवा कर वहाँ से उसको करवा कर यहाँ भेजा गया है। क्या कुछ अंदेशा लग रहा सर यहाँ पर किधर से आए? आसपास कोई जंगल नहीं है, अंदेशा क्या कुछ जाहिर किया रहा? देखिए, मलियाबाद के ऊपर देखा है तो खुद ही एक बड़ा घना जंगल है और यहाँ पर आम के बगीचे भी हैं, पर इससे ऊपर आपको लखीमपुर खीरी भी पड़ता है, दुधवा टाइगर रिजर्व भी है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व भी है और सिंस ये एक एजाइल एनिमल है, वो कहीं से भी आ सकता है। हालांकि जिस मैरिज लॉन में तेंदुआ घुसने से भगदड़ मच गई, वहां से करीब 10 किलोमीटर दूर रहमान खेड़ा जंगल है, जहां पर बीते 68 दिनों से एक बाघ लोगों के लिए दहशत का माहौल बनाए हुए है। यहां वन विभाग की टीम लगातार बाघ को पकड़ने की कोशिश करने का दावा तो कर रही है, लेकिन अभी तक पकड़ा नहीं जा सका है। आए दिन बाघ जंगल से 20 से 25 किलोमीटर दूर निकल जाता है। ऐसे में लोग यहाँ भी बाघ होने की आशंका जता रहे हैं।
जानकारी के मुताबिक बाघ अब तक 19 पशुओं का शिकार कर चुका है, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। डर का आलम यह है कि किसान खेतों में काम करने से कतरा रहे हैं। गांव वालों का कहना है कि बाघ के डर से उनका जीना मुश्किल हो गया है। हालांकि वन विभाग ने बाघ को पकड़ने के लिए अब तक लगभग 63 लाख रुपए से ज्यादा खर्च कर दिए, लेकिन नतीजा शून्य रहा है। जाहिर है इस इलाके में बाघ को लेकर दहशत का माहौल था ही, अब तेंदुए ने भी खौफ पैदा कर दिया है। ऐसे में जरूरी है कि जंगली जानवरों के रिहायशी इलाकों में घुसपैठ को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। लोकसभा में पेश हुआ नया आयकर बिल। ये 63 साल पुराने आयकर अधिनियम 1961 की जगह लेगा। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस वे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। मणिपुर में एन बीरेन्द्र सिंह के सीएम पद से इस्तीफे के बाद आज राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदायों के बीच हिंसा के चलते कानून व्यवस्था की स्थिति गंभीर बनी हुई है। बीते रविवार को एन बीरेन्द्र सिंह ने राज्यपाल से मुलाकात कर मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद से ही नए मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगाने के लिए बीजेपी नेताओं की बैठकें हो रही थी, लेकिन बीरेन्द्र सिंह के उत्तराधिकारी पर कोई सहमति नहीं बन सकी और सूबे में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में नया आयकर बिल पेश किया। ये बिल पुराने आयकर कानून से काफी अलग है। इस बिल के तहत टैक्स फाइलिंग से जुड़ी जटिलताओं को कम करने की कोशिश की गई है। नए आयकर कानून में प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर को खत्म कर दिया गया है। अब केवल टैक्स ईयर होगा। नया आयकर विधेयक संसद से पास होने के बाद 63 साल पुराने आयकर अधिनियम 1961 की जगह लेगा। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। दिल्ली में जीत के बाद बीजेपी ने बिहार में भी भारी जीत का दावा किया है। वहीं आरजेडी चीफ लालू यादव ने कहा कि बिहार चुनाव पर दिल्ली के चुनाव का कोई असर नहीं पड़ने वाला। लालू यादव ने कहा, हम लोगों के रहते हुए कैसे बिहार में बीजेपी सरकार बना लेगी, जनता बीजेपी को जान चुकी है। हम लोग रहते हुए सरकार बना लेगा भाजपा। लालू यादव के साले सुभाष यादव ने लालू यादव को धोखेबाज बताया है। सुभाष यादव ने संगीन आरोप लगाते हुए कहा कि सीएम हाउस में अपहरण की डील होती थी। अपराध लालू और उनके चमचों ने किया, बदनाम हमें और साधु भैया को किया गया। तेजस्वी पर बरसते हुए सुभाष यादव ने कहा, तेजस्वी मेरा भांजा नहीं, सबसे बड़ा दुश्मन है। सुभाष यादव ने तेज प्रताप यादव को भी नहीं छोड़ा और कहा कि उनका संस्कार देखिए, मेरे कंधे पर खेला और मुझे ही पागल बोलता है। साधु सुभाष को गलत प्रचार किया, ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। अरे भाई हम लोग ऐसे कहाँ किए? हम लोग तो खाली एमएलए को पैर पकड़ के आदारी में हाथ लगा के तुम्हारा सरकार बचाए 15 साल। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान जामिया पुलिस स्टेशन में पूछताछ में शामिल होने के लिए पहुंचे। दिल्ली के जामिया नगर में पुलिस टीम पर हमले के मामले में अमानतुल्लाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। इससे पहले कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी पर 24 फरवरी तक रोक लगा दी और जांच में सहयोग करने के लिए कहा। बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा को अब जेड श्रेणी की सुरक्षा मिलेगी। गृह मंत्रालय ने खुफिया विभाग की रिपोर्ट के बाद ये फैसला लिया है। अब सीआरपीएफ के 33 कमांडो की टीम दलाई लामा की सुरक्षा करेगी। अभी तक दलाई लामा के पास हिमाचल प्रदेश पुलिस का सुरक्षा कवर था। और खबरों के एक्सप्रेस वे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। लोकसभा में वक्फ बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट पेश होते ही विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। कांग्रेस ने इस रिपोर्ट को एक तरफा बताते हुए कहा कि उनके सुझावों को दरकिनार कर दिया गया है। वहीं बीजेपी ने भी कहा कि विपक्ष की कुछ चिंताएं हैं जिनका समाधान किया जाना चाहिए। विपक्ष का ये भी आरोप है कि कमेटी में गैर जरूरी लोगों के बयान लिए गए और उन गवाहों के बयान का ब्यौरा विपक्षी दलों के सदस्यों को नहीं दिया गया। हालांकि सरकार ने इन आरोपों को सिरे से नकार दिया। विपक्ष के जो डिस्प्यूट्स हैं, एक सिर कर आप जो जोड़ना है वो जोड़े, इसमें मेरी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं। ऑनरेबल चेयरमैन सर, आई राइज टू कुछ लोग देश को तोड़ने की साजिश करते हैं। विपक्ष ने बहुत गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया है। 2 सेकंड की फिर से मैं उसको कंडम करता हूं और ऐसे फर्जी रिपोर्ट को हम कभी नहीं मानेंगे।
वक्फ संशोधन बिल पर लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक जमकर हंगामा हुआ, नारेबाजी हुई और विपक्षी दलों के सांसदों ने सदन से वॉकआउट भी कर दिया, क्योंकि लोकसभा में जगदम्बिका पाल और राज्यसभा में मेधा कुलकर्णी ने वक्फ संशोधन बिल पर बनाई गई संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी की रिपोर्ट पेश की थी। I rise to lay on the table a copy of record of evidence given before the Joint Committee on the Waqf Amendment Bill 2024. विपक्ष का आरोप था कि संसद की जेपीसी की रिपोर्ट में विपक्ष के डिसेंट नोट्स यानी असहमतियों को शामिल नहीं किया गया है, तो सत्ता पक्ष ने पलटवार करके कहा कि विपक्ष तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है। मेरे को बड़ा ताजुब लग रहा है। अरे आपको अगर कुछ करना भी है तो आप डिसेंट नोट के व्यूज को प्रिंट करके या अपने रिपोर्ट में डाल के बोलना चाहिए, उसके बजाय उसको डिलीट करके अगर कोई रिपोर्ट होती है मैं उसको कंडेम करता हूं और ऐसे फर्जी रिपोर्ट को हम कभी नहीं मानेंगे, सदन कभी नहीं मानेगा। विपक्ष ने बहुत गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया है और इसकी निंदा होनी चाहिए। और ये तुष्टीकरण की राजनीति है। दिस इज अ पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट। कुछ लोग देश को तोड़ने की साजिश करते हैं। कुछ लोग some people are trying to fight against the Indian state. लोकसभा में भी इसी मुद्दे पर हंगामा हुआ तो गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि उनकी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं है, विपक्ष को जो जोड़ना है वो जोड़ दे। तो AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया कि सरकार मुसलमानों का हक छीनने की साजिश कर रही है। विपक्ष के कुछ सदस्यों ने आपत्ति जताई है कि इनके जो विमत है, डिस्प्यूट्स है, इनको पूरी तरह से नहीं रखा गया है। मैं मेरी पार्टी की ओर से आपको विनती करना चाहता हूं कि विपक्ष के जो डिस्प्यूट्स हैं, एक सिर कर आप संसदीय कार्यप्रणालिका के उपयुक्त रूप में जो जोड़ना है वो जोड़े। इसमें मेरी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं। ये वक्फ को बचाने के लिए नहीं है, वक्फ को मुसलमानों से छीनने के लिए, बर्बाद करने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। आप बताइए कि कैसे मुस्लिम वक्फ प्रॉपर्टीज में नॉन मुस्लिम को मेंबर रखा जाएगा, कैसे आप कलेक्टर एंड अबव ऑफिसर्स को पावर देंगे, कैसे कलेक्टर डिसाइड करेगा कोई वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं, कैसे आप EYQ प्रॉपर्टीज को का सेक्शन खत्म कर रहे हैं, कैसे आप लिमिटेशन एक्ट को अप्लाई कर रहे हैं जो हिंदू धर्म के प्रॉपर्टीज के ऊपर, सिख धर्म के और क्रिश्चियन धर्म पर अप्लाई नहीं होता है। वक्फ संशोधन बिल पर बनाई गई संसद की संयुक्त कमेटी में शामिल विपक्षी दलों का आरोप है कि जेपीसी की प्रक्रियाओं का पालन नहीं हुआ और गैर जरूरी लोगों की राय ली गई। वहीं विपक्षी दलों की राय को रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया और गवाहों के बयान सदस्यों को उपलब्ध नहीं कराए गए। आरोप तो ये भी है कि बैठकों में बिल के क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा नहीं हुई और बैठकों के मिनट्स यानी ब्यौरे सदस्यों को उपलब्ध नहीं कराए गए। विपक्ष का आरोप ये भी है कि रिपोर्ट में विरोधी दल के सांसदों के डिसेंट नोट्स के हिस्से को ब्लर कर दिया गया और कई जगह उन पर स्याही चला दी गई। हालांकि सरकार ने सदन में सफाई दी और आरोपों को बेबुनियाद बताया। रूल के मुताबिक जेपीसी रिपोर्ट पूरा का पूरा प्लस एनेक्शियर को भी कोई बिना संशोधन के काटाकाटी नहीं करके टेबल किया गया है, ये क्लियर है। उसके बाद भी अगर इन लोगों का कुछ शिकायत है तो ये कोई तरीका नहीं होता यहाँ में हंगामा करके। इंट्रोडक्शन के समय भी पार्टी ने यही कहा था कि उनका अपना जमीन है, उन्होंने अपने चाहे अल्लाह के नाम पर चाहे और सार्वजनिक कामों के लिए जो जमीन वक्फ की है, दान की है, उसमें दखलंदाजी और हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। हम लोग लगातार इस बात पे थे कि जो पुराना वक्फ बिल है उसको कायम रखा जाए, उसमें कोई संशोधन की और परिवर्तन की जरूरत नहीं है, लेकिन जबरदस्ती किस तरह से पेश किया गया था आपके सामने ही। दरअसल जेपीसी की रिपोर्ट वक्फ संशोधन कानून को लेकर तैयार की गई है, जिसे संसद में पेश किया गया है। हालांकि आरोप है कि नया वक्फ कानून लाकर सरकार वक्फ की जमीनें हथियाने की कोशिश कर रही है। भारत में मौजूद कुल 30 वक्फ बोर्डों के पास करीब 9.40 लाख एकड़ की 1.20 लाख करोड़ रुपए की जमीन मौजूद है। इसमें खेती की जमीन, इमारतें, मदरसे, दरगाह, कब्रिस्तान, स्कूल, दुकानें, सामाजिक संस्थान सब शामिल हैं। जबकि 2009 तक भारत में वक्फ बोर्ड्स के पास 4 लाख एकड़ में फैली 3 लाख रजिस्टर्ड वक्फ संपत्तियां थी, जो 15 साल में करीब 2 गुनी हो चुकी हैं।
विपक्ष के तमाम शोर शराबे के बीच सदन की कार्यवाही 10 मार्च तक के लिए स्थगित हो गई, लेकिन वक्फ को लेकर सियासत 7वें आसमान पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। शेयर बाजार में लगातार 7वें दिन गिरावट देखने को मिली। गुरुवार को शेयर बाजार लाल निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स 32 अंक फिसलकर 76,139 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी भी 14 अंक लुढ़का, ये फिसलकर 23,031 पर बंद हुआ। बैंक, टेक और आईटी समेत कई सेक्टरों के शेयरों में कमजोरी रही। सोने चांदी की कीमतों में तेजी आई। दिल्ली सराफा बाजार में गुरुवार को सोना 140 रुपए महंगा हुआ। इसके साथ ही दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 88,100 रुपए पर पहुंच गई। वहीं चांदी भी 800 रुपए उछली। अब 1 किलो चांदी की कीमत बढ़कर 98,000 रुपए हो गई। डॉलर के मुकाबले रुपए को मामूली मजबूती मिली। रुपया 3 पैसे ऊपर चढ़ा। इस तरह 1 डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 86 रुपए 92 पैसे हो गई। होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया ने अपनी अपडेटेड नई बाइक शाइन 125 को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया। कंपनी ने इसे 2 वेरिएंट ड्रम और डिस्क वेरिएंट में बाजार में उतारा है। नई होंडा शाइन 125 की शुरुआती कीमत करीब 85,000 रुपए रखी गई है। न्यूज वक्त में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी एक अनोखे ट्रैफिक चालान की। क्या ये मुमकिन है कि सड़क पर अचानक कोई गाड़ी खराब हो जाए तो भी उसका चालान कर सकता है? सुनकर आप भी हैरान हो सकते हैं, लेकिन ये सच है। ये नया रूल नोएडा एक्सप्रेसवे पर लागू किया गया है। गौतम बुद्ध नगर प्रशासन ने 25 किलोमीटर लंबे नोएडा एक्सप्रेसवे को ब्रेक डाउन चालान क्षेत्र घोषित कर दिया है। प्रशासन ने एक्सप्रेसवे पर बार बार जाम लगने की समस्या को देखते हुए नए ट्रैफिक नियम को लागू किया है। मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 201 के तहत अगर कोई वाहन एक्सप्रेसवे पर खराब हुआ तो पुलिस 5,000 रुपए से लेकर 20,000 रुपए तक का चालान काट सकती है। ट्रैफिक नियम के मुताबिक अगर कोई भी वाहन एक्सप्रेसवे पर ब्रेक डाउन हुआ तो पहले उसे जब्त किया जाएगा और फिर उसका चालान काटा जाएगा। यही नहीं, जिन वाहनों का वैलिड फिटनेस सर्टिफिकेट या फिर जरूरी दस्तावेज नहीं हुए, उन वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा। हालांकि सामान्य स्थिति में गाड़ी खराब होने या फिर एक्सीडेंट होने पर लोगों को चालान की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये नियम खराब हालत वाली गाड़ियों और ओवरलोडिंग वाले कमर्शियल वाहनों पर लागू है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी के शुरुआती 10 दिनों में ही 50 वाहनों का ट्रैफिक चालान काटा गया है। हालांकि सड़क पर वाहन खराब होना कोई नियमों का उल्लंघन नहीं होता, लेकिन इसकी वजह से जाम लगना उल्लंघन माना जाता है। एक अनुमान के मुताबिक नोएडा एक्सप्रेसवे से रोजाना लगभग 5 लाख लोग सफर करते हैं, जो कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे और दिल्ली को जोड़ता है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक नोएडा एक्सप्रेसवे पर रोजाना 20 से 30 वीआईपी दिल्ली और नोएडा के बीच सफर करते हैं। ऐसे में सड़क पर स्पेशल ट्रैफिक प्रबंधन करते हुए और वीआईपी मूवमेंट के दौरान अगर कोई वाहन खराब होता है तो ट्रैफिक की समस्या काफी बढ़ जाती है। नोएडा एक्सप्रेसवे को ब्रेकडाउन चालान जोन घोषित किए जाने के बाद एक बात तो स्पष्ट है कि अपने वाहन की फिटनेस पर ध्यान रखें और खासतौर पर कमर्शियल वाहन ओवरलोडिंग जैसी स्थिति से बचें, जिससे कि गाड़ी खराब होने की आशंका बढ़ जाती है। इस मुद्दे पर डीसीपी ट्रैफिक नोएडा ने भी बयान जारी किया है और हमने इस नियम पर कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। इस रास्ते पर आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो आपको चालान भरना पड़ सकता है। अगर आपकी गलती है तो, अगर गाड़ी जेन्युइनली ब्रेक डाउन हुई कोई बात नहीं, अगर आपकी गलती है कि गाड़ी का फिटनेस खराब है, कोई और दिक्कत थी, फिर भी आप लेकर आ गए तो चालान हो सकता है। ये नियम सही है गड़बड़ है? गलत है बिल्कुल। ये गाड़ी किसी भी खराब कहीं भी हो सकती है, आप समझे ना। गाड़ी खराब हो जाएगी अगर तो बंदा वो गाड़ी तो खड़ी करेगा ही, अपने कहीं ना कहीं रोकेगा ही वो। तो सही कैसे, आप बताओ कैसे सही कैसे है? जेन्युइनली अगर खराब हुई है, कोई दिक्कत हुई तो अलग बात है, लेकिन मान लीजिए आपने गाड़ी की सर्विसिंग नहीं करा रखी है, उसका फिटनेस नहीं है, उसमें कोई और दिक्कत थी, आप उसको लेकर आ गए, उस केस में देखो आजकल सारी गाड़ियाँ फिटनेस लोग रखते ही हैं अपनी, चलान बहुत बड़े बड़े हैं, तो ऐसे चांसेस बड़ा कम है कि कोई ऐसा हो जाए। अदरवाइज बाकी मेरे नज़र में ये गलत है। तो गलत है। गाड़ी तो खराब अगर कहीं भी हो सकती है, तो मशीनरी है। बाकी अगर अकस्मात होती है उसका तो देखो कोई कह ही नहीं सकता। लापरवाही से गाड़ी खराब हो, लापरवाही से होती है तो वो जिम्मेदारी उसी की है। चालान सही है? हाँ चालान सही है। अगर 5,000 से लेकर 20,000 तक, हाँ फिर चालान सही है। अगर गलती से होता तो, अगर अकस्मात होता तो उसमें तो देखो चालान फिर नहीं होना चाहिए।
लापरवाही में होना चाहिए। अगर किसी लापरवाही नहीं है, गाड़ी कागजों के है और मान लो किसी इमरजेंसी में रोकी गई है तो बात अलग है, लेकिन अपनी मर्जी से रोक कर खड़ी करा फिर गलत है। तो 5 से 20 चालान सही है? 5 से 20 यार ज्यादा, बहुत ज्यादा, इतना नहीं होना चाहिए। 1000 से 500 बस बहुत है। गाड़ी के मालिक के ऊपर निर्भर करता है, वो गाड़ी के पेपर पूरे ना रखे, गाड़ी की फिटनेस नहीं है, वो तो उसकी गलत है, फिर तो जुर्माना जायज है। वैसे तो सही नहीं है, इतना मोटा भी मान लो चालान है तो गलत ही है। मान लो 5000 तो पहले से ही है, जब अब 20,000 किया जा रहा है तो वो गलत है। मान लो कुछ हमारी भी समस्याएं हो सकती हैं ना, अब 20,000 रुपये इतना मोटा चालान होगा तो काफी ज्यादा हो जाएगा। और आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। यहाँ आज हम आपको ले चलेंगे बेंगलुरु में चल रहे एरो इंडिया 2025 में, जहां रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होते हिंदुस्तान के साथ साथ भारत की सैन्य ताकत की झलक भी मिल रही है। दुनिया की सबसे ताकतवर मिसाइलों में शुमार ब्रह्मोस के सभी वर्जन यहां पर प्रदर्शित किए गए हैं। ये भारत की वो मिसाइल हैं जो कि जमीन, आसमान और समंदर से दुश्मन पर कहर बरपा सकती है। साथ ही यहां ऐसे ड्रोन प्रदर्शित किए गए हैं जो कि सरहदों की निगरानी के साथ साथ दुश्मनों पर हमला करने में भी सक्षम है। बेंगलुरु से देखिए हमारी संवाददाता शिवानी शर्मा की ये खास रिपोर्ट। भविष्य की चुनौतियों और लड़ाइयों के लिए तैयार हो रहा है, और वो भी आत्मनिर्भरता की शक्ति और आत्मविश्वास के साथ। आप इस वक्त देख सकते हैं अडानी डिफेंस के ये ड्रोन सिस्टम्स, जिन्हें कामिकाजी ड्रोन कहा जाता है, लॉइटरिंग म्यूनिशन वाले ड्रोन्स हैं। और रूस और यूक्रेन जैसे बड़े युद्धों में आपने इन ड्रोन्स का इस्तेमाल देखा है, और अब भारत के पास भी एक क्षमता है कि चाहे कितनी भी बड़ी लड़ाई हो, इन ड्रोन्स के जरिए दुश्मन को नेस्तनाबूद किया जा सकता है। क्या खास है इन ड्रोन्स में, इसे जानने के लिए हमारे साथ है अडानी डिफेंस के लैंड बेस हेड अशोक वाधवांजी सर। अग्निका जो हम देख रहे हैं हमने पहले नहीं देखा, क्या विशेष है? ये अग्निका लॉइटरिंग एम्यूनिशन है या कामिकाजी ड्रोन है। ये छोटे 200 ग्राम वॉरहेड को कैरी भी कर सकता है, जो आप एक सोल्जर अपने बैकपैक में लेके जाए और उसको फ्लाई करके टारगेट को जा सकता है। या 100 किलोमीटर की रेंज का 25 केजी का वॉरहेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या स्ट्रैटेजिक हो जो 200 किलोमीटर जाए, या उससे भी स्ट्रैटेजिक हो तो 800 किलोमीटर जाए और वॉरहेड लेके जाए और स्ट्रैटेजिक टारगेट्स को न्यूट्रलाइज करे। सो हम इस कैपेबिलिटी को इंडिया में बिल्ड कर रहे हैं। और अब हम आपको दिखाएंगे भारत का गौरव, ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम। आप देख सकते हैं कि ब्रह्मोस किस तरह से एक Su-30 MKI लड़ाकू विमान पर इंटीग्रेट किया गया है, और ज्यादातर Su-30 विमानों को अब ब्रह्मोस से लैस कर दिया गया है। यानी ये एयर टू लैंड, एयर टू सी दोनों ही तरफ घातक सिद्ध हो सकता है। और ब्रह्मोस के बारे में कहा जाता है कि ये दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस, जिसे भारत और रूस ने मिलकर बनाया और अब इसे भारत में बनाया जा रहा है, इसे भारत की शान कहा जाता है। ब्रह्मोस की खासियत है कि इसकी रेंज लगातार बढ़ रही है। हर बार नए परीक्षण के साथ इसकी रेंज बढ़ती है। 400 से 500 किलोमीटर तक की रेंज तक ये दुश्मन को अपना निशाना बना सकती है। तो इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज।